नमस्कार। आप सभी साथी डॉक्टर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी मेरे साथी डॉक्टर्स को पता है कि मैं ये वीडियो की सीरीज चला और बना रहा हूँ अपने उन साथी फिजिशियंस के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो कि पेशेंट की बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण, बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट होने के कारण अक्सर गुदा रोग से पीड़ित जब पेशेंट आता है उसको टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बेस्ट डायग्नोसिस हो पाती है या फिर वो ठीक से डील नहीं कर पाते और उनको पेशेंट को सर्जन के पास रेफर करना पड़ता है। पिछले कुछ वीडियो में हमने ह्यूमरॉइड के ऊपर वीडियो बनाए, क्या क्यों कैसे ह्यूमरॉइड होता है। ये एक कंक्लूजन वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग ह्यूमरॉइड के ऊपर ही बात करेंगे, पर ये वीडियो थोड़ा फास्ट होगा और थोड़ा लंबा होगा। उसका कारण है कि एक बहुत लंबे टॉपिक को, बहुत वाइड, बहुत ब्रॉड टॉपिक को हमको छोटे से वीडियो में ख़त्म करना है। तो उसके लिए इसलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ कि जो ह्यूमरॉइड होता है उसकी बेसिक डिफिनेशन होती है। जो इंटरनल डेंटेड लाइन के अंदर इंटरनल एनएस है या जो एक्सटर्नल एनएस है, उसकी जो हेमोरॉइडल वेन्स होती हैं, वेन्स आती हैं, उनकी अपनी कुछ लोकेशंस होती हैं, बात कर चुके हैं इस विषय पर हम पहले। तो उन पे जो स्ट्रेस पड़ता है तो उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, डेट इज़ ह्यूमरॉइड। की फीचर इज़ जेट लाइक ब्लड। माइंड सेट कर लीजिए, अगर पेशेंट आता है, डजंट मैटर पेन बताता है, क्या बताता है, क्या नहीं बताता। अगर पेशेंट ने बोल दिया कि उसके जेट लाइक ब्लड आता है तो मतलब उसके हेमोरॉइड है। डजंट मैटर वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ग्रेड 1 है या ग्रेड 4 है, वो सब बात की बातें हो गई। 90% केस आपको अगर जेट लाइक ब्लीडिंग बता रहे हैं तो वो आपको इंटरनल, एक्सटर्नल या कैसे भी ह्यूमरॉइड की बात कर रहे हैं। बस थ्रोम्बोज ह्यूमरॉइड एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, उसके बारे में आगे बात करेंगे अभी। अगर हम बात करें इस टॉपिक को आगे बढ़ा कि ह्यूमरॉइड क्या होता है, तुमने कहा कि इन्फ्लेम्ड वेन्स ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल एनस। इसी में आगे बोलेंगे कि इसका जो कॉज है, एज पर आयुर्वेदा, द कॉज ऑफ द डिजीज इज poor digestion, or it is a disease of, partially it is a disease of our digestive system, as the baseline, because the baseline cause of hemorrhoid is ultimately the constipation or the hard stool or regular stain, which is causing trauma and leading to the inflammation of the hemorrhoid veins. तो एज पर जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है वो भी इसको मानती है कुछ, लेकिन वो लोग इसको प्रोक्टोलॉजी का पार्ट मान के रखते हैं। पर अगर आप पेशेंट आता है आपके पास पाइल्स या प्रोक्टोलॉजी कोई भी डिजीज़ को लेकर के, तो आपको उसको गैस्ट्रो का जो पार्ट है, कॉन्स्टिपेशन और हार्ड इशू, उसको आपको दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके वरना फिर दोबारा हो जाएगा, यूज हो जाएगा आपका सारा ट्रीटमेंट। तो एज पर आयुर्वेद इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि अगर खाना ठीक से नहीं पचेगा, अपच होगी, बदहजमी होगी, कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको फाइनली ये चीज़ें जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बीमारियाँ हैं कॉन्स्टिपेशन में तब्दील होती है। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण जोर पड़ता है और जोर पड़ने के कारण इन्फ्लेमेशन होती है, शोथ होता है और पाइल्स पैदा हो जाती है। अगर पैथोजेनेसिस की कॉज की बात करें, हम कह सकते हैं कि द पुअर डाइजेशन एंड रेगुलर कॉन्स्टिपेशन लीडिंग टू द स्ट्रेस ऑफ हेमोरॉइडल वेन्स एंड कॉजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द हेमोरॉइडल वेन एंड इंक्रीज इन देयर साइज। अल्टीमेटली बात वही होगी जो हमने कहा कि रेगुलर कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की वजह से जो हेमोरॉइडल वेन के पे जोर पड़ता है, बार बार अगर पड़ती है, बार बार उनका साइज़ बढ़ने लगता है और वो हेमोरॉइड में बदल जाती हैं। और हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि द म्यूकोसा ऑफ एंडोडर्म ऑफ एनस कैन नॉट बियर द रेगुलर स्ट्रेस एंड देन इट रप्चर्स एंड ब्लीडिंग स्टार्ट्स, दैट इज़ द मेन कॉज। तो अल्टीमेटली बात फिर वही घूम के होगी कि जो इंटरनल एंडोडर्म की जो म्यूकोसा है, जो डेंटेड लाइन के अंदर की जो म्यूकोसा है, उसके ऊपर रगड़ पड़ती की बार बार रगड़ पड़ी है और रगड़ पड़ने की वजह से जो हेमोरॉइडल वेन थी उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ा, स्ट्रेस पड़ने से वो बड़ी होगी, लंबी होगी, फूल गई, मोटी हो गई। ठीक, तो बात वही हो गई, व्हेन द म्यूकोसा ऑफ द एंडोडर्म ऑफ एनस कैन नॉट बियर द रेगुलर स्ट्रेस leading to the rupture of the mucosa and bleeding from the hemorrhoidal vein. It is the main pathogenesis of the hemorrhoid. अगर टाइप की बात करें तो मेन 3 टाइप के हेमोरॉइड होते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं अलग अलग वीडियोज़ में उनके ऊपर। इंटरनल हेमोरॉइड, एक्सटर्नल हेमोरॉइड एंड थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड। सबसे झंझटी यही होता है, थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड, लेकिन सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, सब अपनी जगह अच्छे योद्धा हैं। इंटरनल हेमोरॉइड की बात करें तो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि जो इंटरनल हेमोरॉइड है वो 4 प्रकार के होते हैं। ग्रेड 1 छोटा, ग्रेड 2, ग्रेड 1 बहुत छोटा जो कि नज़र नहीं आ पाता है, प्रोक्टोस्कोपी कोलोस्कोपी में दिखते हैं। ग्रेड 2 अक्सर नज़र आ सकते हैं पर वो भी कोलोस्कोपी प्रोक्टोस्कोपी में नज़र आते हैं। ग्रेड 3 वे मत से जो निकल के बाहर आते हैं डिफिकेशन के में एनस से, वापिस चले जाते हैं डिफिकेशन होने के बाद, हमें पेशेंट बताता है किनारे की एनस खोलती है हमारी। दीज आर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 हेमोरॉइड
वो होते हैं जो बाहर आते हैं, बाहर आके फंस जाते हैं और अंदर नहीं जाते, उनको पेशेंट को मैनुअली प्रेशर लगा के अपने हाथ से अंदर करना पड़ता है। ये उसका ग्रेड 1 2 3 4 हो गया उसकी लेंथ के हिसाब से। दूसरा इनका क्लासिफिकेशन होता है ABCD के हिसाब से। हम लोग बात कर चुके हैं कि एनस के सर्कमफ्रेंसेस जो है उसके एरिया का अगर 25% कवर करता है हेमराइड, दैट इज़ ग्रेड A। अगर अप टू 50% एरिया कवर करता है सर्कमफ्रेंसेस का एनस की, दैट इज़ ग्रेड B। और अगर मोर देन 50% करता है, दैट इज़ ग्रेड C। और अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, लाइक इट इज़ अगर आपको ऐसा लगता है या फिर डायग्नोसिस निकल के आता है कि उसमें कोई सिस्ट है, उसमें फाइब्रोसिस हो रखी है, उसमें मैलिग्नेंसी हो रखी है, तो दैट इज़ ग्रेड D। तो ग्रेड 1 2 3 4 एंड ग्रेड ABCD कॉमनली एक साथ यूज करना होता है। इसको ABCD ये कह सकते हैं कि मेरी अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ है। हो सकता है कुछ डॉक्टर्स भी इसको यूज़ करते हैं, पर मैं ABCD का भी यूज़ करता हूँ ताकि हमको क्लियर हो सके कि डायग्नोसिस क्या थी, क्या हमने देखा था, क्या पेशेंट का है। और हमको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 की जो मस्से हैं उनको हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके रखनी है कि वो एनल प्रोलैप्स तो नहीं। बहुत कॉमन होता है कि एक्सटर्नल हेमराइड जो होते हैं वो ग्रेड 3 की मस्सों से, और जो एनल या रेक्टल प्रोलैप्स होता है वो ग्रेड 3 या 4 की मस्सों से कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से मिस डायग्नोसिस हो सकती है। तो ये ग्रेड जो प्रोलैप्स होता है उसके ऊपर आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। थ्रोम्बोसिस एक्सटर्नल हेमराइड के ऊपर हम बात कर चुके हैं पहले भी, और आगे भी इसी वीडियो में बात करेंगे। सेकेंडरी आता है, सेकंड नंबर पे आता है जो एक्सटर्नल हेमराइड। इसमें जो ग्रेडिंग करते हैं हम लोग उसमें 1 2 3 4 नहीं होता, क्योंकि किनारे होता है, बाहर से नज़र आता है, एनस किनारे होता है, बाहर से नज़र आता है, यहाँ पे होते हैं बिल्कुल एंडोडर्म के किनारे होते हैं, डिस्टल लाइन डेंटेड लाइन के बाहर की ओर होते हैं उसमें भी। लेकिन उसमें हम ABCD वाली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज एरिया से 25 A 50% तक है तो B, 50% ज़्यादा है तो C, और कोई कॉम्प्लिकेशन एडेड है तो D ग्रेड, ऐसा उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। ग्रेड 3 के हेमराइड को भी हमको एनल प्रोलैप्स से या रेक्टल प्रोलैप्स से या फिर ग्रेड 4 के इंटरनल हेमराइड से कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान देना है इस बात का। अब बात करते हैं हम लोग उस हेमराइड की जो कि अक्सर हिस्ट्री नहीं होती, अचानक से पैदा होता है। 1-2 दिन या 10 दिन या 15 दिन या 2 हफ्ते 3 हफ्ते की हिस्ट्री बताता है पेशेंट। अचानक से दर्द होता है, उसमें जेट लैग ब्लीडिंग आमतौर पे कम होती है, प्रोफिस ब्लीडिंग भी हो सकती है, पर वो जेट लैग नहीं होती, एनस के बाहरी हिस्से पे होता है, उस दैट इज़ कॉल्ड हेमोरॉइड हेमराइड। इसका हम लोग को ध्यान रखना है कि उसमें फिशुला से या पेनिल एब्सेस से उसका कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। साथ में उसका एक बेसिक सिम्टम है कि वल्केनो लाइक स्ट्रक्चर विद अ ब्लू रेड और ब्लैक स्पॉट ऑन इट। वो जो स्पॉट होता है वो थ्रोम्बोसिस का होता है, रक्त के खून के थक्के का होता है। अब बात करें क्लिनिकल सिम्टम की बात करें तो इंटरनल हेमराइड होता है जो कि जिसमें ओकेजनल और रेगुलर जेट लैग ब्लीडिंग होती है, और माइल्ड और ज़ीरो पेन होता है, कोई पेन नहीं होता है, कि फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत माइल्ड पेन हो, पर पेशेंट को इचिंग या अनकम्फर्टेबलनेस फील हो सकती है। ग्रेड 1 और 2 में भी, ग्रेड 3 4 में भी हो सकता है, पर 3 और 4 के जो मस्से होते हैं, खासतौर पर ग्रेड 4 के मस्सों में अक्सर जलन और दर्द की समस्या बहुत बढ़ जाती है। उसका कॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व एंडिंग ऑफ द एनस एंड द स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द हेमराइड होता है। मतलब मस्से बाहर से निकल के आगे फंस गया, अंदर नहीं जा रहा है, ताकि बाहर आने की वजह से एनस की, हम बात कर चुके पुरानी वीडियो में, और बाहर आने की वजह से जो एनस की किनारे के जो हिस्सा होता है वहाँ की नर्व एंडिंग होती है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, घर्षण पड़ता है, इन्फ्लेमेशन होती है, जो फंसा हुआ है वो मसल जोर डालता है, इसकी वजह से वहाँ पे किनारों में दर्द शुरू हो जाता है। डायरेक्ट 4 ग्रेड का हेमराइड भी पेन नहीं करता। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सटर्नल नर्व एंडिंग्स ऑफ द एनस, ये उसका कॉज होता है। साथ में क्योंकि वो बाहर आके फंस जाते हैं तो पेशेंट चलता फिरता उठता बैठता है तो वहाँ पर रगड़ पड़ती है, उसकी वजह से छिलन होती है, जो मस्से होते बाहर आ जाते हैं उनमें छिलन हो जाने से उसमें अल्सरेशन हो जाता है, उसमें फाइब्रोसिस होने लगती है, जिसकी वजह से पेन या जलन की समस्या बढ़ जाती हैं। किसी भी प्रकार का हेमराइड डजंट मैटर कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। म्यूकस डिस्चार्ज बहुत कॉमन है, पेशेंट शिकायत बताता है कि उसे गीलापन लगता है। हमको इसको फिशुला से डिफ्रेंशिएट करके रखना कि उसके कहीं ब्लाइंड इंटरनल फिशुला तो नहीं है। म्यूकस डिस्चार्ज और पस डिस्चार्ज में अंतर है, इसको रूल आउट करना पड़ता है। इंटरनल हेमराइड के सिम्टम की बात करी, ग्रेड 3 और 4 में बात करी। ग्रेड 4 और 3 में जब स्टेगनेशन हो जाता है तो अक्सर उसमें ओजिंग भी होती है। पेशेंट जेट लैग ब्लड नहीं बताता कि जेट छिड़ दर्द खून आ रहा था या आ चुका है, या कभी कभी आ रहा होता है, और उनके मस्से बाहर होते हैं तो उनमें पेशेंट को ओजिंग होती है, कपड़े ख़राब होते हैं, मरीज को अक्सर खून नज़र आता है, कपड़ों में, पैड में, अंडरगारमेंट में खून दिखता है।
एक्सटर्नल ह्यूमराइड की बात करें तो उसमें अक्सर पेन होता है, उसका कॉज होता है क्योंकि वो डेंटल ग्लैंड से बाहर की ओर होता है, और जैसी इन्फ्लेमेशन होती है तो जो नर्व एंडिंग्स होती है उनमें भी इन्फ्लेमेशन का असर हो जाता है और उसकी वजह से पेन शुरू होता है। डायरेक्ट ह्यूमराइड कॉज नहीं कर रहा है पेन। इन्वॉल्वमेंट लाइक ग्रेड 3 and 4, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व एंडिंग्स इज द कॉज ऑफ द पेन इन द आइदर इट इज़ इंटरनल ह्यूमराइड और इट इज़ द एक्सटर्नल ह्यूमराइड। मतलब बाहर की नसें जो हैं उनमें दवा पड़ रहा है, वो दर्द कर रही है, मस्सा दर्द नहीं कर रहा अपने आप में। ये पेन मॉडरेट टू सीवर हो सकता है। इसमें पेशेंट को ABCD की हमने बात कर चुके कैसे ग्रेडिंग करी जाती है। ओजिंग होती है, जेट लैग ब्लड भी आ सकता है, पर ओजिंग अधिकतर होती है। पेशेंट को कुछ ड्रॉप भी आते हैं। पेशेंट बताता है कि यह लगता है कि यह लैट्रिन करते समय बलते के समय किनारा फूल के बाहर आ रहा है। म्यूकस डिस्चार्ज इसमें भी होता है। अगर थ्रोम्बोसिस की बात करें, हम थ्रोम्बोज एक्सटर्नल ह्यूमराइड की बात करें तो हमने पहले भी बोला, पुराने वीडियो में भी बोला कि अब वोल्केनोलैक एक्सटर्नल इरप्शन विद अ थ्रोम्बोज्ड रेड, ब्लू और ब्लैक स्पॉट, मतलब ये एनस है, एनस के किनारे एक अचानक से उभार हो जाएगा, जैसे कि एक ज्वालामुखी उठाया हो, उभार हो जाएगा, उसमें नोक हो भी सकती है, फिर वो फैला हुआ उभरा भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। पर उसमें ओजिंग होगी, ब्लड बह भी सकता है, पर जेट लैग ब्लड नहीं आता है। बहुत रेयर होता है कि जेट लैग ब्लड आए। खून आएगा, परफ्यूज आएगा, फिर ओजिंग होगी, पेशेंट को पेन होगा। पेशेंट यहाँ तक कि हमने देखा कि जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तो OPD चैम्बर में आने के बाद चेयर पर बैठता नहीं है पेन की वजह से, इतना पेन होगा उस ह्यूमराइड में। और जब हम उसको देखेंगे तो थ्रोम्बोसिस होने की वजह से उसमें ब्लैक, रेड या ब्लू, मतलब खून का जो थक्का है वो जमा हुआ होगा अंदर रस्ते में, उसमें ब्लैक, रेड या ब्लू कलर का स्पॉट नज़र आएगा हमको। एक जैसे वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी में ऐसे उभार होता है और उसके ऊपर एक गड्ढा होता है, उसमें जो लावा भरा होता है, दिखता है अलग से, बिल्कुल वैसे नज़र आता है। ये हमने बात करी तीनों टाइप के पाइल्स के ऊपर, ह्यूमराइड के ऊपर। ध्यान रखना है कि जो थ्रोम्बोज ह्यूमराइड उसको हमको पेरिंगल एब्सेस और फिशुला, इनसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है। और तीनों टाइप के जो ह्यूमराइड हैं, इन तीनों में म्यूकस डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो सकता है। पुराने होने पे ज़्यादा होगा म्यूकस डिस्चार्ज। अगर म्यूकस डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट गीलापन बताएगा, आपसे शिकायत बताएगा, गीलापन होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गीलापन होने की वजह से नमी बनी रहती है, उसकी वजह से खुजली भी हो सकती है। हमको रूल आउट करना है कि कहीं उसके ब्लैंड इंटरनल फिशुला तो नहीं था, ये भी रूल आउट करना है, क्योंकि उसमें से हो सकता है प्लस आ रहा हो, पेशेंट सोच रहा है या फिर आप सोच रहे हो कि म्यूकस था। अब बात करें डायग्नोसिस की, तो हमने पहले बात की कि ब्लड विदाउट पेन इज द कॉमन सिम्टम ऑफ इंटरनल ह्यूमराइड। ग्रेड 3 और 4 में पेन हो सकता है, एक्सटर्नल ह्यूमराइड में पेन हो सकता है, तो ब्लीडिंग होगी, जेट लैग। थ्रोम्बोज में हमने बात करी वोल्केनोलैक स्ट्रक्चर होगा विद ब्लू, ब्लैक और रेड स्पॉट अपनी जगह है। अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस बात करें तो डिस्टा पर रेक्टल एग्जामिनेशन बहुत अच्छी बात है। ग्रेड 1 और 2 में आपको अगर डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं मिलता तो आप कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, और प्रोक्टोस्कोपी खुद कर सकते हैं या फिर आप करवा सकते हैं भेज करके प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास, उसमें नज़र आ जाएगा। ग्रेड 3 और 4 में पेशेंट बताता ही है कि उसके मस्से निकल के आते हैं बाहर, जो कि डिजिटल एग्जामिनेशन से ही पता चल सकता है। आप पेशेंट को टॉयलेट बोलिए कि बैठ के आओ, जोर लगाओ, मस्से निकल आएंगे बाहर, तब देख लेते हैं, तो भी नज़र आ जाएगा। एक्सटर्नल ह्यूमराइड तो ऐसे बस फैलाया है ना, उसको नज़र आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। थ्रोम्बोसिस जो होती है वो भी बाहर साफ नज़र आती है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इंटरनल ह्यूमराइड के लिए अगर हमको बात करनी है तो हम कह सकते हैं कि कोलोनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, और कुछ केसेस में ये अपनी चॉइस की बात है, आप क्या कराते हैं। बेरियम एनीमा दे करके भी एक्सरे कराया जा सकता है, उसमें भी जो म्यूकोसा लाइन है बेरियम की वजह से साफ नज़र आती है, तो आपकी जो बेरियम एनीमा के बाद में जो एक्सरे मिलेगा उसमें आपको म्यूकोसा लाइन जो है एनस की, उसमें आपको उभार नजर आएंगे, जो कि आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पाइल्स है। पर हमको ध्यान रखना है कि अगर पाइल्स के साथ फिशर एसोसिएटेड है, हमने फिशर के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बिल्कुल साफ कहा था कि फिशर में पर रेक्टल एग्जामिनेशन में कोई भी चीज़ का इंसर्शन नहीं करना, चाहे वो फिंगर हो डिजिटल एग्जामिनेशन के लिए, चाहे कोलोनोस्कोप हो, चाहे प्रोक्टोस्कोप हो, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको बेरियम एनीमा दिलाना है एक्सरे के लिए, तो उसमें बेरियम एनीमा के लिए ट्यूब घुसवाना पड़ता है। अगर फिशर का एसोसिएशन है, कॉम्प्लिकेशन है, तो प्लीज़ कुछ मत करिए, पहले फिशर को मैनेज करिए, पेन को मैनेज करिए। अनलेस एंटिल पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक एनीमिया, तब तक आप पेशेंट के एनस पे फिशर होने पे छेड़छाड़ बिल्कुल मत। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे कि हम पेशेंट की हिस्ट्री जब लेंगे तो इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट इशू जरूर बताएगा। हमको ट्रीटमेंट के लिए इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को जरूर ठीक करना है, इसके बिना यूज़लेस ट्रीटमेंट करना।
हैवी लिफ्टिंग हो सकती है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, जो बहुत ज़्यादा भारी शरीर के लोग होते हैं, देर तक बैठते हैं तो वजन बढ़ता है शरीर का। क्रोनिक डायरिया भी हो सकता है। हम फिशर के ऊपर बात कर चुके हैं पुराने वीडियोज़ में भी। कहने को तो हम ही लॉजिक दे सकता है पेशेंट या फिर घर वाले या फिर खुद कुछ फिजिशियंस भी, भाई डायरिया में तो पतला स्टूल आ रहा है तो फिर वो कैसे कॉज करेगा, कॉन्स्टिपेशन में नहीं है तो फिर डायरिया से कैसे पैदा होगा ह्यूमराइड। भाई अल्टीमेटली ट्रॉमा हो रहा है ना वहाँ पे। डायरिया में नहीं हार्ड स्टूल लॉन्ग टाइम हो रहा है तो मल्टीपल फ्रिक्वेंसी हो रही है, बार बार जा रहा है, बार बार वहाँ से मल निकल रहा है, बार बार फ्रिक्वेंसी होने से वहाँ पे एग्जर्शन बढ़ता है और अल्टीमेटली हेमोरेडियल वेन के ऊपर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। और एक बार हो गया तो फिर वो चालू ही हो जाता है। और उसके अलावा कुछ और कॉजेज़ होती है जो कि अल्टीमेटली हमारे हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे इंसोम्निया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, और कुछ और हमारा इंडाइजेशन है, लीवर फंक्शन है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, ये भी कॉज करते हैं, क्योंकि इनसे अल्टीमेटली हार्मोनल चेंज होता है। हार्मोनल चेंज जब बॉडी में होता है तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है अक्सर। लीवर पेशेंट बहुत ध्यान रखें अपने शरीर का। लीवर पेशेंट, अगर पेशेंट की लीवर की कोई भी हिस्ट्री है, LFT वगैरह जरूर करा लें पेशेंट का। अगर लीवर डैमेज है थोड़ा बहुत भी तो पाइल्स में बहुत ज़्यादा आराम नहीं आ पाता। अल्कोहल एक बहुत बड़ा कॉज है कि अल्कोहल जो पेशेंट लेते हैं उनका अक्सर डाइजेशन ठीक नहीं होता, वो अक्सर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, उनको अक्सर हार्ट चलाता है, और वो अक्सर लीवर के पेशेंट भी होते हैं। तो अल्कोहल एक बहुत बड़ा कॉज है। मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में पेशेंट जब तक हमसे वादा नहीं कर देता कि वो भैया अल्कोहल छोड़ देगा, तब तक मैं जल्दी उसकी ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि ऐसे में अगर ऑपरेट कर दिया उसको आराम नहीं आया, बाद में फिर से ड्रिंक करेगा, फिर से कॉज पैदा होंगे तो फिर हमारा ही नाम खराब होता है। और उसके अलावा इंसोम्निया बहुत बड़ा कॉज है। इंसोम्निया नींद का ना आना, या फिर पेशेंट अगर दुखी रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो सेरोटोनिन लेवल जो हार्मोन होता है वो लेवल कम होने से भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाता है। प्रेगनेंसी बहुत बड़ा कॉज है। प्रेगनेंसी में जो इनलार्ज यूट्रस होता है वो प्रेशर डालता है रेक्टम के ऊपर लगातार, और रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ने से अल्टीमेटली फिर वही बात आ जाती है घूम के कि या तो उसके रेक्टम पे प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वेन्स पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, या फिर अगर यूट्रस की लार्ज होने से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो कॉन्स्टिपेशन या हार्ट स्टूल के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में अगर पेशेंट का हाइपरटेंशन हो रखा है या फिर स्टेनिस मतलब कि ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ खिला रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को डील करने में दिक्कतें आती हैं। पेशेंट में हाइपरटेंशन में अगर बीपी ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो भी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिक्कत आती है मैनेज करने में उनको। खून पतला करने की दवाइयाँ लाइक इन्वेस्टर्न मेडिसिन, अगर वो एस्पिरिन का यूज बहुत कॉमन होता है, अगर वो रहता है हार्ट का पेशेंट, कार्डियक पेशेंट जो है, तो भी खून पतला होने से थ्रोम्बो जो उसका परफॉर्मेंस टाइम में बढ़ जाता है, और ऐसे केस में भी ब्लीडिंग के पर की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो आपको दिक्कत आएगी। साथ में अगर ऑप्थस अल्सर हो रखा है, क्रॉन डिजीज़ हो रखी है तो आपको उसको रिलेट जरूर करना है। अगर ऑप्थस अल्सर और क्रॉन डिजीज़ की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको पाइल्स ट्रीटमेंट करनी नहीं है। वो गैस्ट्रो का पार्ट है, अगर करते भी हैं तो आपको उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे जब ऑप्थस अल्सर और क्रॉन्स की बात करेंगे अपने किसी और आगे वीडियो में। जेनेटिक कॉज बहुत रेयर होते पर हमने जेनेटिक्स में देखा है कि एक पूरी फैमिली हिस्ट्री होती है। दो वजह से हो सकती है, एक फिजिकल कॉजेज हैं कि कह सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री जो अगर देते हैं तो आपको ध्यान रखना है जेनेटिक्स है कि नहीं है। वो फैमिली हिस्ट्री में जैसे पूरा खानदान ही एक जैसा खाना खा रहा है, पूरा खानदान ही नॉन फाइबरस डाइट ले रहा है, पूरा जो पूरी फैमिली है, ग्रैंडफादर, फादर, उनकी वाइफ और उनके साथ, ये पूरी तीन अगर जनरेशन एक साथ में पता लगा हो सकता है कि तीनों की तीनों जनरेशन नॉनवेज खाती हो, तीनों की जनरेशन अल्कोहल लेती हो, तीनों ही जनरेशन लेस फाइबर फूड लेती हो, तो ऐसे में तीनों जनरेशन को कॉन्स्टिपेशन होगा, तीनों जनरेशन की पाइल्स हो सकती है। तो आपको देखना है भैया अगर वो कॉज अगर पाइल्स का है जेनेटिक तो जेनेटिक है भी कि नहीं है। हो सकता है फैमिली हिस्ट्री जो फैमिली का रहन सहन वो एक जैसा है इसलिए पाइल्स हो रही है। जेनेटिक कॉज होते हैं पर बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने बहुत कम पेशेंट देखे, हमने केवल 4-5 फैमिलीज़ को अपने करियर में देखा जिनके जेनेटिक कॉज है फैमिली में। और साथ में 40+ एज जो होती है वो बहुत कॉमन होता है। 40 के बाद अक्सर लोगों को पाइल्स नजर आने लगते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम कहेंगे कि इट डजंट मैटर कि उसकी कौन सी ह्यूमराइड है, इंटरनल है, ग्रेड कौन सा है, ABCD है, 1 2 3 4 है, एक्सटर्नल ह्यूमराइड है, ABCD है, क्या है। थ्रोम्बोसिस अगर है तो आपको डील नहीं करना ज़्यादा, तो आपको तो ऑपरेट करने का नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन थ्रोम्बोसिस में भी जो आयुर्वेद की MCDP थेरेपी होती है बहुत फ़ायदा देती है। प्री ऑपरेटिव केस हो, आपके पास पेशेंट इलाज के लिए आया हो, आपके और MCDP चला दो थेरेपी, उसको आराम आ जाएगा पूरा। ग्रेड 1 और 2 में आ जाएगा आराम, ग्रेड A और B है तो भी आराम आ जाएगा।
अगर आप ग्रेड 3 और 4 की बात करें या ऑपरेशनल ह्यूमन बेड की बात करें जहाँ आपको लगता है कि सर्जरी ही फाइनल इसका इलाज है और कुछ नहीं, तो भी चाहे सर्जरी आप करो चाहे आप कहीं और भेजो, MCDPA थेरेपी आप जरूर कराइए। साथ में जो 2 योगा हम बोल चुके हैं पहले, अश्वकंचकी योगा जरूर कराइए। अगर पेशेंट कर सकता है तो अश्वकंचकी जरूर कराइए, उसके लिए पेशेंट को फोर्स करिए। लेकिन अगर गणेश क्रिया पेशेंट कर सकता है तो उसको समझाइए, कराइए। कर ले तो अच्छी बात है, द बेस्ट। नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं, उसकी विल के ऊपर। लेकिन MCDPA थेरेपी जरूर कराइए, गणेश क्रिया कोशिश कराइए, और कीगल एक्सरसाइज जिसको हम लोग आयुर्वेद में अश्वकंचकी योग बोलते हैं वो जरूर कराइए, प्रेशर देके कराइए। MCDPA थेरेपी के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम। हमारे जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं वो उस MCDPA थेरेपी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, चेंजेस वो हम डिस्कस करेंगे कि वो आयुर्वेद की दवा का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस आयुर्वेद की MCDPA थेरेपी में क्या चेंजेस करें जो एलोपैथी है, वेस्टर्न मेडिकल साइंस की बन जाएगी। बात कर रहे थे हम लोग ट्रीटमेंट की, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है MCDPA थेरेपी विद अश्वकंचकी और कीगल योग एंड विद गणेश प्रक्रिया। इफ पेशेंट कैन डन देन आपको कहना है गणेश प्रक्रिया के लिए। साथ में हॉट एंड कोल्ड जो आपको फर्मेंटेशन सिकाई करानी है, मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। मैं फिर से बात जो पानी वाली बात की बात सिकाई वो नहीं कराता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। पर्सनल लेवल की बात है, मेरे लेवल की बात है, मैं डिस्कस करूँगा आपके ऊपर ज़रूर। क्यों, जब पानी के अंदर पेशेंट अपनी एनएस लेके बैठता है तो खासतौर पर लेडी पेशेंट में वजाइना भी उसी में हो जाती है। इससे और पेशेंट में अगर मेल पेशेंट है तो हेयरी बॉडी होने की वजह से हेयर फॉलिकल्स में भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अल्टीमेटली क्रॉस कंटेमिनेशन होता है, मतलब अगर लेडी पेशेंट है तो वजाइना का इन्फेक्शन एनएस में, एनएस का इन्फेक्शन वजाइना में जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉक्टर साहब कि आपने पानी में क्या डलवाया है। दलील दे सकते हैं सब लोग कि पानी में हमने वेस्टर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर है तो अपने बीटाडीन डलवा दिया, आयुर्वेद के डॉक्टर है तो हमने पंचवल्कल कार्ड डलवा दिया, फिर त्रिफला कार्ड डलवा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली इन्फेक्शन है तो हो जाएगा, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगा, तो गायनिक होगी तो डील नहीं कर पाएगी, और अगर आप प्रोक्टोलॉजिस्ट तो आप डील नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है डील करना। मेल पेशेंट में हेयर फॉलिकल ज़्यादा होने की वजह से जब क्रॉस कंटेमिनेशन होता है तो हेरिडिटरी सुप्रीवाटर नाम की बहुत खतरनाक डिजीज़ होती है, बहुत ही झंझटी बीमारी होती है, वो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं तो अपनी क्लिनिक में नहीं कराता हूँ, पर आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है कौन क्या करता है, ये आपके लिए पूरी छूट है। मैं जो कराता हूँ पेशेंट को बॉटल लेता हूँ पानी की, उसमें गर्म या ठंडा पानी जो भी भरवाना है वो भरवाता हूँ। उसमें पेशेंट को कई फ़ायदे होते हैं। उसको कपड़े उतारने नहीं है, उसको 10-12 लीटर पानी नहीं गरमाना है, ठंडा नहीं करना है, और उसको कपड़े उतारने के बाद किसी बंद कमरे में बैठना नहीं, टॉयलेट में जाके बैठना नहीं। वो 100 ग्राम की बोतल को ले करके पूरी फैमिली के आगे भी कपड़ों के ऊपर से अपनी सिकाई कर सकता है। जो बात कर रहे थे सिकाई की, तो 2 टाइप की सिकाई कराई जाएगी ह्यूमन में, गर्म और ठंडी। कैसे करानी है, मैं पहले ठंडी कराता हूँ फिर गर्म कराता हूँ, ये आपकी इच्छा के ऊपर आप कैसे कराते हैं। जो कॉज कराने का जो गर्म सिकाई है, डेट विल हेल्प इन इन्फ्लामेशन एंड इन पेन एंड स्वेलिंग। और जो ठंडी सिकाई है वो सबको पता है, जो कोल्ड होता है वो वैसे कंस्ट्रक्शन का काम कराएगा। जब वैसे कंस्ट्रक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई जब रुकेगी, वैसे सिकुड़ेंगी तो ब्लीडिंग कम होएगी। तो आपको ब्लीडिंग को ब्लीड करना है, पेन को ब्लीड करना है, तो आप गर्म कराइए इन्फ्लामेशन के लिए, पेन के लिए, और ठंडी कराइए वैसे कंस्ट्रक्शन के लिए। कैसे क्या कराएंगे, कौन सी आगे कौन सी पहले कौन सी बाद में, वो आपकी शिक्षा के ऊपर है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो ट्रीटमेंट है इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो दवाइयाँ देनी है अगर पेन वगैरह है तो एंटी इन्फ्लामेटरी, कॉमन ट्रीटमेंट हर कोई देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी देनी है, एनाल्जेसिक एज पर नीड देनी है। आप जो भी दें, इट डजंट मैटर कि आप आयुर्वेद की कि एलोपैथ के। आयुर्वेद के डॉक्टर अपनी आयुर्वेद की मेडिसिन यूज़ करेंगे, वेस्टर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर अपने केमिकल सिंथेटिक ड्रग्स को यूज़ करेंगे। तो एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं। ब्लड अगर ज़्यादा आ रहा है तो हीमोस्टेट दे सकते हैं। डाइजेशन को कैसे करना है वो गैस्ट्रो का पार्ट है, अलग से वीडियो बनेगा उसके ऊपर। पर आप डाइजेशन सिस्टम कैसे डील करते हैं, डाइजेशन कैसे दूर करेंगे, कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर करेंगे, बल्क फॉर्मिंग एजेंट या लग्जेटिव क्या देना है, कैसे देना है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन दूर किया, इंडाइजेशन दूर किया, एंटी इन्फ्लामेटरी दी, हीमोस्टेट दिया और एनाल्जेसिक एज पर नीड दिया। साथ में कुछ एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, ऑइंटमेंट दे सकते हैं। ऑइंटमेंट लगवानी जरूर होता है। आयुर्वेद के डॉक्टर्स तेल लगवाते हैं, पर जैसे जतन तेल, कासी तेल, बहुत टाइप के तेल यूज़ कराते हैं। MCDPA थेरेपी में हम बात करेंगे उसके बारे में। वेस्टर्न डॉक्टर्स अपने मन के जो भी उनको एनाल्जेसिक एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करता है, सूट करता है, या फिर उनको अगर सूट करता है तो स्टेरॉइड ग्रुप की अपनी मेडिसिन को चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो मेनू ट्रीटमेंट है, अगर इनसे आराम नहीं आता है, इन थेरेपी से आराम नहीं आता है, तो MCDPA आपको कॉमन है, उसको जारी रखना है। 2 प्रकार का ट्रीटमेंट होगा। एक होगा
मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, जो कि ओपीडी प्रोसीजर है। 15-20 मिनट का इलाज होगा, आराम नहीं होगा, चीरा फाड़ी नहीं होगी, भर्ती नहीं होगी, पेशेंट को रुकना नहीं पड़ेगा अस्पताल में। ओपीडी का प्रोसीजर होगा, चला जाएगा। हमारे यहाँ भी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आगे वीडियोस मिलेंगे आपको उनकी सर्जरी कैसे की जाती है। जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी हैं वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक ओपीडी प्रोसीजर, एक आईपीडी प्रोसीजर। जो ओपीडी प्रोसीजर है उसमें क्षारकर्मा, क्षार सूत्रा, रबर बैंड लाइगेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी, जिसको इंजेक्शन वाले इलाज बोलते हैं, ये चारों किए जा सकते हैं। फिर से दोहराऊंगा, ओपीडी प्रोसीजर 15 मिनट के इलाज होता है, ओपीडी टेबल पे हो जाता है। कोई चीरा नहीं, कोई फाड़ी नहीं, कोई भर्ती नहीं, कोई आराम नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई एनाल्जेसिक नहीं, और कोई जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती। आया पेशेंट, जैसे कमर में सी लगाया और चला गया अपने घर पेशेंट, तो ऐसे ही जो है पेशेंट आएगा, आपसे इलाज कराएगा और चला जाएगा। क्षारकर्मा, क्षार सूत्र, रबर बैंड लाइगेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी, ये ओपीडी प्रोसीजर हो गया मिनिमल इन्वेसिव में। सेकेंडरी आता है मिनिमल इन्वेसिव में ही, MIS में ही आता है आईपीडी प्रोसीजर। इसमें पेशेंट आएगा, एनेस्थीसिया देना पड़ सकता है, लोकल, जनरल या स्पाइनल, और उस पर पेशेंट को 12 घंटे से लेकर के 1 दिन या 2 दिन तक का स्टे करना पड़ सकता है, पर ज़्यादा काटा छाटी इसमें कोई नहीं होती। डेट इज इंफ्रारेड कोगुलेशन एंड क्रायोथेरेपी, इसमें चीरफाड़ी नहीं होती, पेशेंट एडमिट होता है अपनी सुविधा के लिए, और उसमें कोई ब्लड लॉस वगैरह के चांसेस नहीं होते हैं। बात करते हैं अगर इनसे आराम नहीं आता है पेशेंट को, या फिर पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, ये इलाज मैं तीनों ह्यूमराइड, इंटरनल, एक्सटर्नल, ह्यूमराइड, तीनों के लिए बोल रहा हूँ, तो आप सर्जरी के ऊपर जा सकते हैं। सर्जरी में भी क्षारकर्मा, क्षार सूत्र है, जो कि ओपीडी प्रोसीजर में पहले बोल चुका हूँ। अब क्रॉनिक केस अगर है, बहुत बिगड़ा केस है, तो डॉक्टर साहब जो हैं जो करेंगे वो कैसे करेंगे, आप खुद करेंगे, फिर प्रोटोलॉजिस्ट करेगा। क्षार सूत्र है, क्षारकर्मा, तो वो ओपीडी प्रोसीजर में करेगा कि भर्ती करके आईपीडी में करेगा, वो उनकी अपनी विल के ऊपर है। और सेकेंडरी आता है जो सर्जरी में जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस को फॉलो करते हैं, वो कंटेम्प्रेरी जो सर्जरी है, जिसमें कट करके मस्सों को निकाल दिया जाता है, इंसिजन होता है, और एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पाइनल या जनरल भी किया जाता है, अक्सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, और भर्ती रहना पड़ता है 1 से 5 दिन तक, और बेड रेस्ट करना पड़ता है। कैसे क्या सर्जन की प्रोटोकॉल है, सर्जन क्या करते हैं, जनरल सी बात है। तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर अपनी केमिकल सिंथेटिक मेडिसिन के साथ में अगर वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, सर्जरी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, कंटेम्प्रेरी सर्जरी, जिसमें इंसिजन होता है, बॉडी से मस्से को काट के निकाल दिया जाता है अलग मैनुअली, वो करा सकते हैं। इसी के साथ मैं अभी की वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। ये कंक्लूजन है पूरे ह्यूमराइड का कि कब, क्यों, कैसे, क्या होता है। आखिरी में अपनी बात फिर से दोहराऊंगा, जो हर वीडियो में बोलता हूँ, कि मेरे साथी डॉक्टर्स जिनको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझको व्हाट्सएप पे ईमेल कर सकते हैं। एक बात फिर से कहूँगा, मेरे बताए कि किसी भी बात को नॉन मेडिकल पर्सन जो कि यूट्यूब का एज आ इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्लेटफॉर्म के तरीके यूज़ कर रहे हैं, वो मेरे बताए कि किसी भी बात को, किसी भी इलाज को, किसी भी बात से अपनी सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ डायग्नोसिस आपके शरीर को बहुत नुकसान दे सकती है। गुदार की कोई भी बीमारी होने पे अपने फिजिशियन, सर्जन या प्रोटोलॉजिस्ट से ही मिले, उनसे ही इलाज कराएं, क्योंकि ये मेरे वीडियोस केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए हैं, वो भी उनकी रोज़मर्रा की जनरल प्रैक्टिस में उनको गाइडलाइन देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।